हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। पहली बार जनता सीधे मतदान के जरिए मेयर को चुनने जा रही है। इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच है। जनता ने किसको शहर में सरकार बनाने का मौका दिया है और किसको बाहर जाने का रास्ता दिखाएगी, 30 दिसंबर को जब चुनाव नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। शहर में सरकार किसकी होगी, इसका चुनाव मतदाताओं ने कर लिया है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 30 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है, जब काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि किस नगर निगम में जनता ने किसको मौका दिया है। इससे पहले आज सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई, लेकिन पहले हाफ में मतदान की गति काफी धीमी रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान में तेजी आई और लोग शहर की सरकार चुनने के लिए घरों से निकले। वहीं 4:30 बजे से 5:30 बजे का समय कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए रखा गया था। इस दौरान मतदान कर्मी पीपीई किट में नजर आए ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों के आने पर कोरोना नियमों की पालना करते हुए उन्हें वोट दिलवाया जा सके। उधर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी लोगों से निगम चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील कर लोगों के उत्साह को दुगुना कर दिया। 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकुला एवं सोनीपत, 1 नगर परिषद रेवाड़ी, 3 नगर पालिकाओं धारुहेड़ा, सांपला और उकलाना, इनमें चुनाव के अंदर आप अधिक से अधिक मतदान करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निकायों के सभी वार्डों के सदस्य और महापौर पद के लिए वोट डाले गए, तो रेवाड़ी में नगर पालिका परिषद, सांपला, धारुहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका समितियों के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया गया। वहीं कई जगहों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। नगर पालिका समिति इंद्री के वार्ड नंबर 7, भूना के 13, राजौंद के 12, नगर पालिका परिषद फतेहाबाद के 14 और नगर पालिका परिषद सिरसा के वार्ड नंबर 29 के लिए उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 में पार्षद चुनाव हेतु आज मतदान हुआ। अनाज मंडी के नजदीक स्थित राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 5 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया हुई। कोरोना को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए थे। इस वार्ड उपचुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी की समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज, भाजपा की अंजनी मेहता, कांग्रेस की राखी मौर्य और आजाद उम्मीदवार सुषमा मल्होत्रा किस्मत आजमा रही हैं। उधर सोनीपत में पहली बार मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? मैंने पार्टी को देख के वोट नहीं किया है, मैंने कैंडिडेट को देख के वोट किया है। कैंडिडेट की इमेज के? हाँ जी, कैंडिडेट की इमेज के अकॉर्डिंग। मुद्दा विकास का है भाई साहब। वार्ड नंबर 2 में बहुत सारे एमसी पहले रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो 0 है। वहीं अंबाला में उस वक्त लोग गुस्सा गए जब वार्ड नंबर 1 के बूथ नंबर 6 की ईवीएम मशीन खराब हो गई। वहीं चुनाव के दौरान अंबाला में बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के कोला गांव स्थित पोलिंग बूथों पर किसानों ने विरोध जताते हुए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। बीजेपी के विरोध है जी, बीजेपी का बाइकाट है जी, पूरी गांव की तरफ से किसान और जिस मर्जी को डाल सकते हैं जी आप। अच्छा, वोट जिस मर्जी को डालिए मगर बीजेपी को नहीं डालिए, इस चीज को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? बीजेपी सरकार को और इनको यहाँ अंबाला में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है उसमें हराएंगे इनको। किसानों का बिल्कुल बच चुका है, अब सरकार सावधान हो जाए किसानों से। एक तरफ किसान विरोध जताते रहे तो दूसरी तरफ अंबाला में वोट डालने आए लोगों ने प्रशासन पर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए। कई लोगों ने अपना वोट पहले डालने का आरोप भी लगा दिया। वोट पाने आई सर, वो कह रहे कि आपकी वोट डल चुकी है। मैंने कहा मैंने डाली नहीं अभी वोट। वो कह रहे नहीं जी आपकी डल चुकी है। मैं थोड़ा सा कहा उनको कि आप थोड़ा देखो कि कैसे डाल कर चले गया कोई वोट। नहीं जी कहा आपकी तो डल चुकी है। वोट डालनी है, शर्मा जी की डालनी थी। एक लेडीज वोट डालने आए तो वोट डालने लगे, उनको बोल रहे हैं आपकी वोट डल चुकी है। तो यहाँ पे मशीनों में गड़बड़ है। गांव सोंडा, वार्ड नंबर 19।
तो अब मैडम जी आए हुए हैं, शक्ति रानी जी चेक कर रहे हैं जी अंदर। अंबाला में जहां एक तरफ मतदाताओं के पहले ही वोट डालने की शिकायत मिली, तो दूसरी तरफ बूथ नंबर 171 पर फर्जी वोट डालने पहुंची महिला को प्रशासन ने मौके पर ही पहचान लिया। फिलहाल प्रशासन अब महिला के खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहा है। ये सब बिल्कुल पीसफुल चल रहा है और अच्छे ढंग से, जैसे ही धूप आई है तो पोलिंग भी पिकअप हुई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी जो रहती है उसको वहीं पे दूर किया जा रहा है। सर, किसी बूथ पर यह भी सूचना मिली है कि महिला वोटिंग करने पहुंची थी, उनकी वोट पहले ही पोल हो चुकी? नहीं, इसी पे 171 पे इसी बूथ पे थी जहां हम खड़े हैं और उसमें इम्पर्सोनेट के उसमें उसको पकड़ लिया गया है और उस पर एफआईआर लॉज कराई जा रही है। उधर सोनीपत में इंडियन स्कूल के सामने उस वक्त हंगामा हो गया जब उम्मीदवार के पिता पोस्टर पढ़ने लगा। जब पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की तो हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पुलिस उसे अपने साथ ले गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। उधर पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विकास के आधार पर लोगों से वोट मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देगी तो आगे भी वो विकास करेंगे। जहाँ तक आज के चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल में हमारे आदरणीय एंटोनी गुप्ता जी ने रिकॉर्ड कायम किया और हमने विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगे हैं और आगे भी हमने यही कहा कि हम विकास किया है, विकास करेंगे। तो क्या मुद्दे हैं पंचकुला के जो अभी लोग चाहते हैं अभी होने चाहिए? वो हमने संकल्प पत्र जारी कर दिया, स्वस्थ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर पंचकुला। जनता सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर चुकी है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सिर्फ 30 दिसंबर को इंतजार है। जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है या फिर किसान आंदोलन का प्रभाव भी इस चुनाव में दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 30 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि शहर में सरकार किसकी बन रही है। हालांकि जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन निर्दलीय भी यहां पर दम भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये पता चल पाएगा कि कौन शहर में सरकार बनाने जा रहा है। इसके अलावा आज जो 3 नगर निगमों के लिए वोट डाले गए, हालांकि इस दौरान कई जगहों से मशीन में गड़बड़ी की भी खबर आई, लेकिन इस बीच शांतिपूर्ण तरीके से आज का मतदान संपन्न हो गया है। अब 30 दिसंबर को इंतजार है। हमारे साथ हमारे भारत भूषण जुआल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और इसके अलावा शालिनी यादव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगी, बालमुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल जुआल साहब से। जुआल साहब, किस आधार पे और किस मुद्दों को लेकर आप स्थानीय निकाय चुनाव में गए थे और उम्मीद क्या है? जुआल साहब, आवाज मिल रही है? तो संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार जो है आज धारूहेड़ा नगर पालिका में 74% मतदान हुआ, सापला नगर पालिका में 71.1% मतदान हुआ, उकलाना में 79.2% मतदान हुआ। तो अंबाला में 3,03,000 के आसपास मतदान जो है वो हो रहा है। अंबाला में 97,738 महिला मत जुआल साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुआल साहब, मेरा सवाल ये था, सबसे पहले सर आवाज मिल रही है? तो जुआल साहब से कुछ टेक्निकली दिक्कत है, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। 1,18,583 महिला मतदाता अंबाला में। सोनीपत में वार्डों की संख्या 20 है जहां आज मतदान हुए। सोनीपत में 234 मतदान केंद्र बनाए गए थे। पंचकुला में कुल मतदाता 1,85,707 थे। पुरुष मतदाता जो हैं वहां पे 98,323 थे और 87,316 जो है वो महिला मतदाता वहां पर थी।
तो आज शांतिपूर्ण तरीके से तीनों ही नगर निगमों के चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं और अब 30 दिसंबर को इंतजार है। देखना है कि जनता विकास के मुद्दे पे या स्थानीय मुद्दे पर वोट की है या फिर किसान आंदोलन का भी इस मतदान पर, इस वोटिंग पर कुछ असर पड़ा है। ये जब नतीजे आएंगे 30 दिसंबर को तभी पता चल पाएगा। हरियाणा के 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में आज वोट डाले गए। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में लॉक हो चुकी है। 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। शहर की जनता किसको सरकार बनाने का मौका देती है, यह 30 को ही पता चलेगा। सोनीपत में पहली बार निगम का चुनाव हुआ। तो सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। बालमुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह प्रवक्ता नीलो वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शालिनी जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, क्या इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये चुनाव जो है वो ऐसे वक्त में आया है जिस वक्त देश जो है पूरा एक उबाल पे है। किसानों की मांगों को लेकर जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह पूरे देश भर में हो रहे हैं, देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट इन इलेक्शंस पे जरूर होगा। कहीं ना कहीं ये आवाज जो उठेगी अब, ये सिर्फ जो भाजपा के का कार्य करने का जो तरीका है, जो इस सरकार का कार्य करने का तरीका है, उसके ऊपर ये एक तरीके का एक टिप्पणी होगी। और क्योंकि लोगों ने देखा है कि किसानों के जो मांगे हैं उनको लेके सरकार का जिस तरह का रवैया रहा है वो बहुत ही बेरुखी भरा रहा है। तो ना सिर्फ ये इस एक आंदोलन के चलते जो बाकी कई मुद्दे हैं, जो बाकी कुछ रोष है लोगों के मन में, वो सब जग गया है। तो एक तरीके से अरुचि और एक तरीके से शालिनी जी, ये शहर में कहते हैं कि बीजेपी का प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है, तो ये जो चुनाव हो रहे हैं वो शहर में हो रहे हैं, ये गांव में नहीं हो रहे हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा इस पे? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह का अभी मीडिया ने इसको प्रोजेक्ट किया होगा पूरे आंदोलन को और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस तरीके से शहरी जो मतदाता होगा वो अपना वोट करेगा। लेकिन ये कहना कि शहरी मतदाता ने ये सारा मामला देखा नहीं है या समझा नहीं है, उसकी क्या समझ है ये देखना जरूरी होगा। उसका इम्पैक्ट जरूर होगा इस पूरे इलेक्शन के ऊपर। जबकि शहरों का जो वोट होता है वो नॉर्मली अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्यादा होता है। तो किस तरीके से ये वोटिंग होती है अब की बार देखने को रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसान मूवमेंट जो है इस वक्त वो सरकार के कार्यशैली के ऊपर एक टिप्पणी है। तो क्या वो जो लोग हैं जो जा रहे हैं, जिन्होंने भी वोट डाला है, क्या हमारा जो मतदाता है वो कितना जागरूक है, ये देखने को रहता है कि क्या उसको ये समझ में आया कि जिनको हमने वोट देके भेजा है पहले संसद में, जब वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमारी किसी भी स्तर पे कहीं आवाज नहीं उठाते, तो पॉलिटिक्स के प्रति उनकी क्या रुचि है, क्या वो बदलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहेगा। आज हम लोगों ने ये भी देखा कि अंबाला में कुछ किसान जो है वो लगातार विरोध कर रहे थे और अपील भी कर रहे थे मतदाताओं को कि वो बीजेपी को वोट न करें डायरेक्ट जाके वहां पर। तो क्या इसका भी कोई असर पड़ेगा चुनाव पे, क्योंकि वो जहां पोलिंग बूथ था वहां पे पहुंचे थे और इस तरह का विरोध जता रहे थे? देखिए, किसानों ने अपनी जो मर्जी है वो रखी, उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। मेरा मानना है कि इसका इन्फ्लुएंस जरूर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में जो शहरी और जो ग्राम्य इलाके हैं उनका इंटरलिंकेज बहुत ज्यादा है आपस में। और जिस तरीके से लोगों ने जिस तरह से लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं किसान मूवमेंट का, उस तरीके से भी ये देखने को रहता है कि क्या वोट है, क्या जनता एक्चुअली समझ पाई है कि अभी तक कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, क्या वो दरअसल हमारी मांगे और हमारी मर्जी आगे रख रहे हैं या सरकारों की और कुछ सिर्फ तबकों की मर्जी हमारे ऊपर थोप रहे हैं।
और हमने देखा भी है कि जो किसान आंदोलन के दौरान कई जगह जनप्रतिनिधियों का विरोध भी हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालमुकुंद जी, आप जिस उम्मीद के साथ गए हैं, क्या आप लोग बड़ौदा का इतिहास दोहरा पाएंगे इस तीनों नगर निगम चुनाव में? क्या लगता है आप लोगों को? निगमों में वहाँ एक नगर परिषद और नगर पालिकाओं के भी चुनाव हो रहे हैं, तो एक तरह से पूरे हरियाणा के कोने पर चुनाव है। गेटवे ऑफ हरियाणा हिमाचल की तरफ से पंचकुला है, यहाँ भी चुनाव है। राजस्थान की तरफ से रेवाड़ी है, वहाँ नगर परिषद का चुनाव है, और दिल्ली के साथ लगते सोनीपत का चुनाव है, और एक परली हमारी सीमा पे पंजाब की तरफ हम चलते हैं तो उधर उकलाना में चुनाव है, पंजाब बॉर्डर से लगते हुए, और राजस्थान के दूसरे धारूहेड़ा चुनाव है। तो पूरे हरियाणा के हर कोने पे चुनाव। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 6 साल के कार्यकाल बीजेपी का रहा है, जो बेरुखी किसानों से, मजदूरों से, दलितों से, शोषित और वंचित लोगों से बीजेपी ने किए, तो उसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और ये लेकिन बालमुकुंद जी, ये तो स्थानीय चुनाव है। क्या लगता है कि ये सब मुद्दे हावी होंगे वहां पे? क्योंकि यहाँ पे नालियां कैसी हैं, गलियां लोगों की कैसी हैं, साफ सफाई का क्या व्यवस्था है, ज्यादा यही मुद्दा हावी होने वाला है मुझे लगता है जहां तक। देखिए खालिद जी, कुछ भी नहीं है। आपने 3-4 चीजों का जिक्र कर दिया, गली का, नाली का, सफाई का। आप ये मान के चलिए पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई, हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, कोई एक वर्ग आप नाम लेकर के बता दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बता देंगे कि कौन सड़क पे नहीं आया है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, रोडवेज कर्मचारी हैं, नर्सिस हैं, स्टूडेंट हैं, आपके जो पुलिस कर्मचारी हैं, आपके रोड क्या नाम है, होमगार्ड। ठीक है, जुआल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जुआल साहब, क्या उम्मीद है? और कांग्रेस तो सीधा आप लोगों ने विकास का मुद्दा लेकर एक तरह से संकल्प पत्र भी जारी किया था, विकास का मुद्दा लेकर आप स्थानीय लोगों तक गए हैं, लेकिन कांग्रेस तो नाकामियां ही गिना रही है। क्या लगता है इस बार जो जख्म आपको बड़ौदा में मिला था, उसका कुछ यहाँ पे आप लोग वो कर पाएंगे? खामियाजा जो वहां आप लोगों ने भुगता था, यहाँ उसकी भरपाई हो पाएगी? तो आपकी इस बात सुनिए, पहली बात तो ये कि हमें बड़ौदा से कोई जख्म नहीं मिला है, कोई जख्म नहीं मिला है सर। वहां परंपरागत तरीके से ये इनेलो या कांग्रेस के पास सीट रही है, और हमारे कैंडिडेट ने पिछली बार के मुकाबले बहुत। तो टेक्निकल आप ये देखिए कि हमारा सबसे बड़ा जो हमने पिछली बार भी 5 निगमों में चुनाव लड़ा था जी, तो हमने विशेष रूप से भ्रष्टाचार मुक्त करने का, प्रशासन देने का मुद्दा लड़ा था, और हमने मेयर का चुनाव सीधा करवाया था। पहले तो आपको पता थी क्या प्रणाली थी, एमसी के चुनाव होते थे, उन्हीं में से एक मेयर को चुना जाता था, जिसको एमसी लोग जो थे, पार्षद लोग जो है दबाव में रखते थे। किसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग का भी काम होता था। भारतीय जनता पार्टी ने आकर के इस गहराई को समझा और मेयर का सीधा चुनाव करके या नगर पालिका के अध्यक्ष का सीधा चुनाव करके ये साबित कर दिया कि हम मेयर को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दे रहे हैं। वो एक स्वायत्त बन गया है, तो उससे जो है वो ब्लैकमेलिंग जो है या दबाव की राजनीति है वो समाप्त हुई है। ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला था, और इस मुद्दे को हमने लोगों के बीच में ला करके रखा, और लोगों ने इसको स्वीकार किया। 5 निगमों के चुनाव में इस निगम के किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। और रही किसान आंदोलन की बात, तो किसान आंदोलन या कृषि कानून लागू होने के बाद, कृषि कानून आने के बाद बिहार में चुनाव। लेकिन सर, बड़ौदा में यही किसान आंदोलन आप लोगों को ज्यादा परेशान कर रखा था। नहीं, किसान आंदोलन का उतना असर नहीं था बड़ौदा चुनाव में, लेकिन निष्पक्षता कहें तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से परंपरागत सीट थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल लोकदल भी रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को आप देखिए कितना वोट पड़ा है। इनेलो की सीट रहने के बावजूद इनेलो को वोट नहीं पड़ा, वो वोट कहाँ गया? तो क्या ठीक है, ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं। ओंकार सिंह जी, क्या जो आप लोगों ने बड़ौदा में एक तरह से देख लिया कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, तो क्या यही इसी वजह से आप लोगों ने निकाय चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया, या कोई और वजह है? खालिद जी देखो, अपने अपने मन की बात है, इनकी तो मन की बात सारी दुनिया जान चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है। इनका मन मानता चुनाव के लिए। इस सरकार ने तो चुनाव भी इस वक्त करवाए। क्या जरूरत थी इस वक्त इस चुनाव की? कौन सी संवैधानिक मजबूरी थी? कौन सा टाइम सीमा खत्म हो चुकी थी? इस वक्त किसान सड़कों पे, पहले किसान का मुद्दा है।
चुनाव का मुद्दा नहीं है। फिर भी चुनाव में आए, हार जीत मायने नहीं रखती। हमारा हिम्मत रखते हैं, चुनाव में आए। ऐसा पहले बात सुन लीजिए जवाहर जी, मैदा रखिए, इतनी जल्दबाजी ना कीजिए, सुन लीजिए। किसान का मुद्दा ये हल करते, उसके बाद अगर चुनाव में जाते तो बहुत खुशी होती, हम भी चुनाव में भाग लेते। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी को भी इसका बहिष्कार करना चाहिए ताकि ये बीजेपी अकेले ही लड़ती, अकेले ही जीत जाती, क्योंकि ये लोग तानाशाह हो चुके हैं, ये लोकतंत्र की अहमियत भूल चुके हैं। मेरे भाई तो ये भी कह रहे कि किसान मुद्दा है नहीं हरियाणा में। चुनाव का बहिष्कार करना कोई मुद्दा तो नहीं है ना, आवाज उठाने के लिए आपको सदन में रहना जरूरी है। अब हो सकता है कि आपका कोई प्रतिनिधि अगर वहाँ नगर निगम में नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है कि आपकी पार्टी की बात वहाँ नहीं उठ पाएगी। मैं आपको बताता हूँ, सरकार की ये मंशा थी किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस वक्त चुनाव कर दो ताकि किसानों के साथ जो लोग लगे हुए हैं वो अपने चुनाव की तरफ ध्यान दें और किसान आंदोलन कमजोर हो जाए। यही सोचकर इन्होंने पंचायतों के चुनाव भी 1 जनवरी और 10 जनवरी को रख दिए हैं, लेकिन किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा। इनेलो हमेशा किसान के साथ रही है, किसान की ही पार्टी रही है। और जहाँ तक मेरे भाई कहते हैं कि किसान आंदोलन का हरियाणा में कोई प्रभाव ही नहीं है, ये तो पहली बात ये मानते ही नहीं है कि किसान आंदोलन में है। ये अलग अलग नाम से किसानों को पुकारते हैं, कभी कहते हैं कांग्रेस की गुंडों का आंदोलन है, कभी कहते हैं खालिस्तानियों का आंदोलन है। पहले तो सारे बीजेपी प्रवक्ताओं को एक छत के नीचे बैठ के डिसाइड करना चाहिए आंदोलन किसका है। अभी तक ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि किसानों का आंदोलन है। अगर किसानों का आंदोलन नहीं है तो इन्होंने आप हमें उपदेश मत दीजिए ओंकार सिंह जी, आप हमें उपदेश मत दीजिए, आप हमें उपदेश मत दीजिए, आप अपनी बात करिए। आप चुनाव से भागे क्यों हैं? ऐसा है, आपके कहे हुए शब्द मैं अपने मुंह से नहीं निकालने वाला, मेरे को अपने बोलने की आप चुनाव से भागे क्यों हैं बताइए। चुनाव आयोग चुनाव तय करता है, भाजपा ने तय नहीं किए। चुनाव भाजपा ने तय नहीं किए, चुनाव आयोग ने तय किए हैं। चुनाव आयोग ने तय किया, भाजपा ने तय नहीं किए। बात सुनने का, मेरी बात सुनने का मैदा रखिए। अगर आप मैदान में रहते तो चुनाव लड़ते। मेरी बात सुनने का मैदा तो रखिए। आपकी बात को टोकना मेरा काम है। चुनाव आयोग भी तो सरकार की बातों को ऊपर ही रखेगा। आपने चुनाव आयोग कौन सा स्वतंत्र छोड़ा? आपने कौन सी संवैधानिक चुनाव आयोग चुनाव कराई है जो एक निष्पक्ष और जहाँ तक चुनाव की बात है, जहाँ तक मैं नगर निकाय चुनाव पे आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। तो जहाँ तक चुनाव की बात है, नगर निकाय चुनाव, नगर निकाय की सुविधाएं जो जनता को मिलती हैं उनके मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है। यहाँ सुविधाएं तो जनता ने क्या, जनता को क्या दी है सरकार ने सबको मालूम है। आप किसी भी समस्या को ले लीजिए, एनडीसी की समस्या को ले लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को ले लीजिए, म्यूटेशन ले लीजिए, सफाई व्यवस्था ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, नालियां ले लीजिए, जो भी मुद्दे नगर निकाय से संबंधित है उसमें से कोई भी मुद्दा ले लीजिए, सरकार हर एक मुद्दे पे फेल है। सरकार को कहीं भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप बता दीजिए, जब से बीजेपी सरकार आई है नगर निकाय चुनाव, नगर निकाय में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। हर एक काम के लिए आप सुनने का मैदान रखिए, अपनी बात में बोल देना। अगर आप ये मुद्दों पे चुनाव लड़ते तब तो जनता आपकी बात सुनती। आप इन मुद्दों पे चुनाव लड़ते ना करके आप मैदान छोड़ करके भागे। आज छोड़ के नहीं भागे, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम आपकी तरह मतलबी नहीं है। हम सत्तासीन होने में भी जनता के साथ जुड़ रहते हैं। आप सत्तासीन होकर तानाशाह बन चुके हो, लोकतंत्र की मर्यादाओं को भूल चुके हो। आप सुनने का मैदा रखिए। मैं बताना चाहता हूँ, नगर निकाय में भ्रष्टाचार, ओंकार जी प्लीज, उसके मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है। ये मुद्दे की बात तो करते नहीं, मुद्दे से बचाने की कोशिश करते हैं। ओंकार जी हम आ रहे हैं आपके पास, जरा शालिनी जी बोल रही है, बोलने दीजिए। शालिनी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अम्बाला उधर का जो इलाका है नॉर्दर्न हरियाणा का पूरा, वो पूरा किसान आंदोलन के इन्फ्लुएंस के अंडर है इस वक्त। बहुत तो 50% जो वोटिंग हुई है वो इस वक्त लोगों के 49% जो हुई है आप कह रहे हैं, तो जो लोगों के अंदर एक तरीके की अरुचि आ गई है राजनीतिक प्रोसेस की तरफ, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है, जब वो देख रहे हैं जिस तरीके से, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से सरकार हैंडल कर रही है उसको, इस मुद्दे को, उससे लोगों के मन में ये जा रहा है कि सरकार हमारी सुनती ही नहीं है। सरकार हमारी ना हमारे मन से हमारी मर्जी के मुताबिक कोई लॉज बनाती है, जब हमको प्रॉब्लम है तो सुनती नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको अगर हम वोट दे के भेज रहे हैं, जब वो वहां जाती है, चाहे संसद में जाती है, चाहे किसी और लेवल पे जाती है, चाहे वो म्यूनिसिपल लेवल पे जाती है, लेकिन हमारी बात सुनती ही नहीं है। तो जब हमारी बात सुनती ही नहीं है तो हम वोट क्यों दें? कुछ काफी लोगों के मन में ये आ गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की सोच जो है वो काफी
भयानक भी हो सकती है पूरे लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए। तो लोगों को जहां पे हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, शायद वहां पे लोगों को ये चीज ज्यादा समझ में आ रही है कि सारे इंटरलिंकेजेस हैं हमारे हर लेवल पे, चाहे असेंबली हो, फिर लोकसभा हो, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो। तो मेरा मानना है कि उनकी राजनीतिक समझ ज्यादा है, तो उन्होंने वहां पे ज्यादा वोट दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो इन्फ्लुएंस है सोनीपत का, ये ज्यादातर बहुत बड़ा रूरल बेल्ट है, बहुत बड़ा ग्राम्य इलाका है, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है इस पे किसान मूवमेंट का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आज 3 नगर निगमों के जो चुनाव हुए हैं उसमें किसान संगठन और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर शालिनी यादव की माने तो कहीं ना कहीं वहां पर एक तरह से ये प्रभाव दिख रहा है। वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शहर की सरकार को लेकर, और आज 3 नगर निगमों में चुनाव संपन्न हो गए हैं और 30 को इसके नतीजे आएंगे। शालिनी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शालिनी जी, आपने जैसे बताया कि ये जो चुनाव हुए हैं इसका काफी असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसका असर होगा, और स्थानीय मुद्दे पर भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में है, साफ सफाई से लेकर। और हमने कल सोनीपत से खबर भी दिखाई थी, जो नगर निगम का ऑफिस है वहां पे गंदगी का अंबार था। तो कई चीजें रहने वाला है इस इलेक्शन जो आज चुनाव हुआ लोगों के मन में, जो वहां के मतदाता होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय मुद्दे हैं और नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है, ये बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की समझ और बढ़ रही है। बिल्कुल। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जैसे आप कूड़े के अंबारों की बात कर रहे हैं, वो जगह जगह पे लगने लगे हैं। इतना कूड़ा कभी भी नहीं देखा जाता था जितना आप पिछले 5-6 सालों में देख रहे हैं, ये सत्य है। और ऊपर से इन्होंने जो गायों को लेके जो इन्होंने अपने नए लॉज बना दिए, उसके चलते आप सड़कों पे इतनी गाय, इतने जानवर देखते हैं, घूमते रहते हैं। तो किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में देखने को मिलनी चाहिए थी, वो गायब है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल काम नहीं करते हैं, स्कूल ठीक से नहीं चलते हैं। आम आदमी को जितनी दिक्कतें आती हैं, ये स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से कहीं पे भी जो सरकारें हैं जो पिछले टाइम रही हैं, उनमें से कोई खड़ा होकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमने इन मुद्दों को सुलझाया है, हमारी वजह से शहर के लोगों की भी जिंदगी आसान हुई है। तो स्थानीय मुद्दों पे भी ये पीछे ही नजर आ रहा है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ नालियां भरी होती हैं, या फिर बिजली की तार भी आप कई बार देखती होंगी कि बहुत नीचे से गुजर रहा होता है, जो लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है कभी भी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब जो ये चुनाव है, क्या लोग वहां जो वोटिंग कर रहे होंगे, ये भी बातें उनके दिमाग में चल रही होगी? जी देखिए, चल तो रही होंगी, लेकिन कितने लेवल तक, क्योंकि ये लोकल हर जगह का अपने एरिया का कैंडिडेट होगा जिसके बेसिस पे वोट किया जाएगा। तो ये जो लोग, जितना इलेक्शन लोअर लेवल का होता चला जाता है, उतने स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्राथमिकता रखते हैं। लेकिन मैम, इसमें तो बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया है। मुख्यमंत्री खुद थे, हिमाचल के भी मुख्यमंत्री आके पंचकुला वगैरह में प्रचार करके गए, और सबसे ज्यादा कम वोटिंग पंचकुला में हुई है, जो कि चंडीगढ़ से सटा हुआ। ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, अगर बड़े बड़े दिग्गज नेता जमीन पे उतर रहे हैं तो इसमें 2 चीजें याद रखिए। सबसे पहले कि बड़ौदा का जो उपचुनाव हुआ था, चाहे उसमें आज भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो आके कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त भी आपके चैनल ने भी ये सर्वे किया था जिसमें 70% किसानों ने किसान बिल के विरोध में बात की थी और कहा था कि हम इसके विरोध में वोट देंगे। आज चाहे वो कुछ भी कहें, तो ये इन्फ्लुएंस जो है, ऐसा नहीं है कि भाजपा के खुद की पार्टी को नहीं पता है। और बड़े बड़े नेताओं का आना जमीन पे, चीफ मिनिस्टर का आना और बड़े दिग्गज नेता का आना, ये दर्शाता है कि उनको पता है कि किसानों का मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। उसी सोच को बदलने के लिए ये बड़े लीडर आए हैं, वरना बड़े लीडर का एक लोकल लेवल पे आना, लोकल इलेक्शन के लिए आना, जहां स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, और अगर वो इतने इन्फ्लुएंस कर रहे होते तो ये लोग नहीं आते। कहीं ना कहीं एक तरह से इस जो नगर निगम चुनाव है उसमें जीत दर्ज करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया मैदान में। हमारे साथ लगातार बालमुकुंद शर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद जी, इस बार क्या उम्मीद है आप लोगों की? क्या फिर से इतिहास बनाएंगे? कुछ नया करने वाले हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस बार इस चुनाव में? चुनाव तो हो गया, क्या लेकर गए थे आप लोग मुद्दा? देखिए, जिस तरीके से हमारी जो एक्सपर्ट बैठी हैं मैडम, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से वर्णन किया। मैं इसमें 2-3 चीजों में सुधार करना चाहता हूं और कुछ जोड़ना चाहता हूं। बीजेपी जिस तरीके से रूल करी है पिछले 6 साल से स्टेट में, तो किसी तरह की कोई नीतियां धरातल पर दिखाई नहीं दी।
आप ये मान के चलिए कूड़ा निष्पादन के लिए पूरी स्टेट में हमारी 12 जिले हैं, कहीं पर भी कोई प्रबंध नहीं इन्होंने कभी किया। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं इसमें, जो हमारी कार्यशैली, जैसे आप, क्योंकि आपने एक शब्द का जिक्र किया कि सरकारें कोई भी रही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव है शासन का। हमने इस देश को जंग आजादी की लड़ाई लड़के आजादी दिलवाने में हमारा योगदान रहा, फिर देश को सुचारू रूप से चलाया। अगर हम पहले दिन से इस तरीके के मुद्दों में भटक जाते हैं, जिस तरीके बीजेपी के लोग मजाक करते हैं, आजादी अकेली कांग्रेस ने दिलवाई है क्या? पश्चिम की दक्षिण की राजनीति नहीं, देश को आजादी अकेली कांग्रेस ने दिलवाई है क्या? देखिए, आप बीच में देखो क्या होता है, जब कोई दूसरा आप बीच में बोलना मत, फिर बोल लेना, सुनते रहो ध्यान से, तो आपके काम आएंगे, आपको शासन का अनुभव मिलेगा। जवाल साहब, हम आ रहे हैं आपके पास, जवाब लेंगे। और कांग्रेस जो बात कर रही है, जवाब आप ही से लेंगे। जी बालमुकुंद जी, कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा जो देश है 135 करोड़ की आबादी, हम पूरे इसको कैलकुलेशन पर लेके आएंगे स्टेट पे, लेकिन थोड़ा आपको दूर तक सोचना पड़ेगा। कांग्रेस मनरेगा लेके आई, यानी कि गरीब से गरीब मनरेगा का शहर में तो कोई फायदा नहीं है, रोजगार नहीं है, साधन नहीं है। आप बात सुनिए पूरी, ये इससे जुड़ी हुई बात है बिल्कुल। अगर कांग्रेस ने काम किया तो कांग्रेस बताएगी अपना काम। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरी जोर तक हमने मनरेगा एक कानून बनाया, हमने जोड़ा ना चीजों को, उसके बाद हमने खाद्य सुरक्षा कानून बना, वो उससे भी नीचे पायदान पर कोई व्यक्ति है जिसको खाने का अधिकार, मूल अधिकार, हमारे मतलब जो संवैधानिक अधिकार उसको हमने दिया कि कोई भूखा ना सोए, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि ये मान के चलिए जब तक आप किसी को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, इन सब बातों को आपने चुनाव के दौरान गिनाया। बालमुकुंद शर्मा जी, इन सब बातों को आपने चुनाव के दौरान लोगों के सामने रखा? जी ठीक है, ज्वाल साहब जवाब दीजिए। जी, ये मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं बताता हूं। मैं कांग्रेस सब चीजें चुनाव में का जवाब देना चाहूंगा। अभी इन्होंने दो बातें कही, बालमुकुंद जी ने, अब मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कांग्रेस ने देश आजाद कराया, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या अकेली कांग्रेस ने देश आजाद कराया? चुनाव आयोग को संज्ञान, क्या अकेली कांग्रेस ने देश आजाद कराया? बीजेपी ने किसी भी जगह, क्या अकेली कांग्रेस ने देश आजाद कराया? हाँ, कराया। आप लोग तो अंग्रेजों के साथ बैठ के थे, हिंदू महासभा में तो असहयोग आंदोलन उन्होंने करा कि कांग्रेस के नेहरू जी ने करा, वो पैरवी करते थे देश को अंग्रेजों के। सर, हम नगर निगम चुनाव पे ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। आप कहते हैं अपने देश, नहीं, मुझे बात को उत्तर देने दीजिए। देश को आजाद चंद्रशेखर आजाद जी ने कराया, भगत सिंह जी ने कराया, सुखदेव ने कराया, राजगुरु ने कराया, नेहरू ने नहीं कराया। जो नेहरू और गांधी ये बोलते थे कि ये उग्रवादी है, आतंकवादी है, ये राष्ट्र से भटके हुए लोग हैं, मार्ग से भटके लोग आजाद उन्होंने करा। दूसरी बात, आप कहते हैं बालमुकुंद जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने मनरेगा लेकर के आई। ठीक है, शालिनी जी बोलिए, शालिनी जी कुछ कहना चाहती हैं। जुआल साहब अब जवाब ले लीजिए। बालमुकुंद जी प्लीज, शालिनी जी, जुआल साहब जवाब ले लीजिए। करने का नहीं देंगे। अगर सर, आपने बात तो बता तो दिया, अब उस पर ही कुछ कहना चाहती है ना, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। शालिनी जी, जरा इनका भी जवाब ले लीजिए, फिर हमारे पास लौटते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, आप हमें चैनल पे मत बुलाइए कीजिए। सर, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा मौका देते हैं। नहीं दे रहे हैं, आपको पूरा मौका देते हैं। बात सुनिए, आप मनरेगा की बात सुनिए। आप जो बात उठाते हैं उसका भी रिएक्शन भी तो लेंगे लोगों का। देखिए, ऐसा है, क्यों रिएक्शन लेंगे? जिन्होंने पहले प्रश्न किया उनका उत्तर मुझे देने दीजिए। आप जो सवाल आप जो अभी पूछेंगे उसका तो सवाल मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि इस मनरेगा का शहर में कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, सब प्रश्न हो चुका है, प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बोलिए, 1 मिनट शालिनी जी प्लीज। हाँ, बोलिए। मनरेगा की बात, अगर बालमुकुंद जी मनरेगा की बात कहते हैं, मनरेगा की बात को उत्तर देता हूँ। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो धरातल पर 15 पैसा पहुंचता है, ये इनका मनरेगा था। उसका उत्तर मैंने दिया। शालिनी बहन कह रही है किसान आंदोलन का रोल रहने वाला था, बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। एक करके बालमुकुंद शर्मा, हम आते हैं आपके पास। एक करके प्लीज, लोगों तक हमारी बात पहुंचे कि हम किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं।
वहाँ पर भाजपा को बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत बिहार में। बालमुकुंद जी प्लीज, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। बालमुकुंद जी हम आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव में भाजपा ने संपूर्ण सीटें जीती। क्यों जीती? इसलिए जीती क्योंकि कृषि कानून आ चुका था। उसके बावजूद हमने चुनाव में भाजपा ने चुनाव करवाया, ओंकार जी कहते हैं कि भाजपा ने चुनाव करवाया, किसान आंदोलन को भटकाने के लिए चुनाव भाजपा ने चुनाव करवाया। तो हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया, तो हमारे लोकतंत्र में जनता के सामने जाए, अपने मुद्दों को लेकर के जाए, मुद्दे की बात करें। इंडियन नेशनल लोग तो ठीक है। अब शालिनी यादव जी प्लीज, अब आप तो शांत हो जाइए, अब जवाब ले लीजिए। शालिनी यादव जी प्लीज। देखिए खालिद जी, हाँ। यही जो एक तरीके का डिस्कोर्स, एक डिबेट जो चलता है टीवीज पे, और जिसमें हमारे बड़े बड़े पार्टीज के बड़े माननीय सम्मानित प्रवक्ता आते हैं, लेकिन जब वो मुद्दों को, जब बात स्थानीय निकाय की होती है, स्थानीय चुनावों की होती है, तब आप राष्ट्रीय मुद्दों की बातें करने लगते हैं। जब राष्ट्रीय की बात होती है तब आप स्थानीय की बातें करने लगते हैं। तो जो दरअसल जो असली मुद्दे हैं जिनसे लोगों का संबंध है, हाँ, अब तो चुनाव हो चुका है, अब तो चुनाव हो चुका है, जो मेन मुद्दा उसी पे बात होनी चाहिए थी। जो आम आदमी के ये सोचना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आम आदमी के लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। क्या एक जो शहर में भी या गांव में भी जो रहता है, क्या उसके पास सड़क है? क्या एक अच्छी सड़क है जाने के लिए? क्या आवागमन की सुविधाएं हैं? क्या बसें चलती हैं? क्या सीवर साफ रहते हैं? क्या शहरों की प्लानिंग ठीक है? क्या बिजली के बल्ब काम करते हैं? क्या अस्पताल में सुविधाएं हैं? क्या जो उनके वहां पे जो इनके लोकल काउंसिलर्स इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कितना काम किया और कितना काम बाकी है? कितना पैसा आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया, उसने कितना खर्च किया, उसमें से लोगों के लिए दरअसल कितना पैसा पहुंचा, क्या अकाउंटेबिलिटी है? उसके ऊपर कोई सवाल, कोई बहस नहीं होते हैं, बिल्कुल कोई बहस नहीं होती है। इसीलिए साल दर साल हम देखते हैं कि इलेक्शन एक तरीके से बेमानी होते चले जाते हैं, क्योंकि मुद्दों की बात हम करते ही नहीं। बिल्कुल, जब भी चुनाव होता है उस समय जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बात इधर से उधर भटक जाती है, और डिबेट भी जो जिस मकसद के लिए हम करते हैं ताकि लोगों तक इससे सच्चाई पहुंच सके, क्या कमियां हैं उसके बारे में हम बता सके, लेकिन मुद्दा भटक जाता है। ओंकार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव हुआ है नगर निगम का, क्या ये भी कहीं से भटकता हुआ दिखा है स्थानीय मुद्दों से? एक्यूरेट है। इनकी दो बातें बहुत बढ़िया निकली। एक तो जब हम बात करते हैं निकाय चुनाव की, तो मुद्दा भी निकाय चुनाव से संबंधित होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और जब राष्ट्रीय चुनाव या राज्य के चुनाव होते तो मुद्दा उनका होना चाहिए। बिल्कुल। बार बार मेरे भाई जवाहर यादव जी इस डिबेट को सब्जी मंडी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ बारी बारी सारे बोलो ताकि जनता को पता लगे किसके क्या विचार है। इनको इतनी मिर्च लगती है कि बात सुनने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं, 1 मिनट में बीच में भटक जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, शालिनी जी ने बोला कि आज मतदाता इतने कम % मत हुए हैं कि मतदाता उदासीन हो चुका है चुनाव के प्रति। उसको ये लगता है कि मेरे मत की अहमियत क्या है। ये सरकार जो चुन के आई है, ये लोकतांत्रिक रवैये की बजाय तानाशाही रवैया अपना रही है। उसके इस रवैये के कारण आज मतदाता वोट डालने तक की हिम्मत नहीं करता। ये इन्हीं की कमी है। आज से पहले जब कोई बात होती थी कम से कम सुनी तो जाती थी। ये पिछले 6 वर्ष से सेंटर में भी और स्टेट में भी इनकी सरकार है, अधिकतर राज्यों में भी इनकी सरकार है, लेकिन ये 6 वर्षों से अपने काम की सिर्फ तुलना कर रहे हैं। जब भी कोई मुद्दा उठता है ये कहते हैं कांग्रेस ऐसे करती थी, हम ऐसे कर रहे हैं। आप अपनी बात बताइए, आपने 6 वर्षों में क्या उपलब्धि प्राप्त करी? आप जनता को मुद्दों से भटकाते हैं। इस डिबेट को भी इन्होंने जवाहर में भटकाने की पूरी कोशिश करी, यहाँ तक कि चैनल को भी धमकाने की कोशिश करी कि आप हमारे को टाइम नहीं देते। जितना टाइम हमें मिलता है उससे तो इनको दुगना मिलता, हमें अपने छोटे से टाइम में सब्र है, फिर भी ये नहीं मानते हैं। आज इनको किसानों के मुद्दे को उससे भटकाने के लिए मैं इनका दुख दर्द समझता हूँ। है क्या बात, आज हर स्टेशन पे इनके हर एक नेता के किसान काले झंडे दिखा रहे हैं, इनको दौड़ा रहे हैं। इनका दुख वो है जो ये दुख वहां पे तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि किसान के सामने ये गौण है। किसान के सामने इनकी औकात इतनी सी रह जाती है, इतनी सी। तो ये टीवी चैनल पे आके भड़कते हैं, हमारे ऊपर भड़कते हैं, उल्टे सीधे सवाल करते हैं। आज नगर निकाय के अगर चुनाव है तो आप सुन तो लीजिए,
आज नगर निकाय के चुनाव है तो मुद्दा होना चाहिए नगर निगम में जो म्यूटेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, भ्रष्टाचार म्यूटेशन के मामले में है या नहीं। प्रॉपर्टी आईडी की नई व्यवस्था बना दी गई है। एक व्यक्ति प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए एक महीना चक्कर लगाता है। प्रॉपर्टी आईडी में अगर कोई चीज इन्होंने चेंज करवानी होती है तो 2 इनकी सिस्टम प्रणाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा सिर्फ, कि एक हरियाणा एक है, हरियाणा में 2 कंप्यूटर प्रणालियां लागू है। एक तो यूएलबी की प्रणाली है, एक दिल्ली की प्रणाली है जो इन्होंने नगर निगम और नगर निकाय में लागू कर रखी है। अगर कोई व्यक्ति अपना हाउस टैक्स या एनडीसी के पैसे नगर निगम या नगर निकाय में जमा कराता है और तहसील में रजिस्ट्री कराने जाता है तो वहां पे उसके पैसे शो नहीं होते। ये बोलते हैं जी वो जो साइट है वो यूएलबी की साइट है, हमारी साइट दिल्ली की साइट है। ये जो नगर निकाय के चुनाव है ये मुख्य तौर पर नगर निकाय की समस्याओं के ऊपर ही केंद्रित होने चाहिए। ये उन समस्याओं पे जाना ही नहीं चाहते। शालिनी जी की बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि जो ज्वाल साहब करनी चाहिए समस्या के बजाय मुद्दा इधर उधर भटकाने की कोशिश की जाती है या उसका समाधान भी निकालने की कोशिश किया जाता है। देखिए खालिद भाई जी सर, बहन शालिनी जी ने जो बात की है कि वोट परसेंटेज घटा है, चिंताजनक बात है। लेकिन ये कह देना ओंकार जी का कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 सालों में क्या किया, ये मुद्दा ये भटका रहे। नगर निगम के चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य बड़े योजनाओं के साथ आधारित करके जोड़ा नहीं जा सकता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब सर बड़े नेता अगर उतर जाएं चुनाव प्रचार में निकाय के तो फिर तो मामला बड़ा ही हो जाता है। ज्वाल साहब, जनता पार्टी में कोई भी नेता बड़ा नेता नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता मानता है और अपने आप को साधारण कार्यकर्ता के नाते ही चुनाव में लेकर के जाता है। मुख्यमंत्री के नाते नहीं लेकर के जाता, प्रदेश अध्यक्ष के नाते नहीं लेकर के जाता, चुनाव में एक कार्यकर्ता के लिए जाता है। इन राजनीतिक दलों में होंगे बड़े बड़े नेता, हमारे यहाँ हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के नेता चुनाव में गए हैं, कार्यकर्ता के नाते गए हैं। रह गई स्थानीय मुद्दों की बात, स्थानीय मुद्दों में मैंने सबसे पहले क्या छेड़ा कि नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में हमने निगम के मेयर का या अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट कर दिया। इसका सबूत यह है कि हम भ्रष्टाचार के उन्मूलन में लगे हैं, उसको भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। निगमों को जो दबाव की राजनीति थी उससे हमने बाहर निकलने का काम किया। 5 नगर निगमों में जहां हमने पीछे चुनाव जीते थे, आप मैं उदाहरण आकर के मेरे साथ चलिए, चैनल भी साथ चले और ये नेता जो प्रवक्ता बैठे वो भी साथ चले। जितना सुधार हमने किया है वो पहले के सुधारों के मुकाबले देखें तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। नगर निगम के चुनाव में किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। अगर किसानों का मुद्दा होता, कृषि आंदोलन का मुद्दा होता, कृषि कानूनों का मुद्दा होता तो बहुत बम्पर वोटिंग होती, क्योंकि वहां किसान और कृषि से जुड़े हुए लोग नहीं है। इसलिए उस मुद्दे को इससे जोड़ करके देखना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का मुद्दे को देखकर जोड़ करके देखें तो उत्तर बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, गुजरात का उपचुनाव, मणिपुर का उपचुनाव दर्शाता है कि कृषि कानूनों से इस देश के किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फायदे का है। ये जो इनेलो है, वहां के बजाय पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा मुखर हैं कृषि कानून को लेकर और चुनाव भी यहाँ हो रहा है। 30 दिसंबर को इसके बारे में पता चलेगा कि हरियाणा का किसान उतना मुखर, जनता किसको चुनती है। लेकिन बालमुकुंद शर्मा कुछ कहना चाहते हैं। बालमुकुंद जी प्लीज। विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता विरोध में इंडियन नेशनल लोग कांग्रेस के नेता हैं। ज्वाल साहब ने खुद मान लिया कि किसान हमारे खिलाफ है। इन्होंने कहा कि अगर किसान मुद्दा होता हरियाणा के चुनाव में तो बम्पर वोटिंग होती। ये खुद मान रही बात। अगर हमारे खिलाफ होता तो माना कि अगर चुनाव या कोई मुद्दा नहीं, हमारे खिलाफ किसान नहीं है। अगर किसान मुद्दा होता तो या बम्पर वोटिंग होती, यानी कि किसान के खिलाफ वोटिंग करते। आप सुनिए मेरे, ये प्यार से हमारा कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है। किसान है ही नहीं शहरों में। ये विचारधारा की लड़ाई है। हम शांति, अमन, चैन और भाईचारे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भेदभाव की लड़ाई है, धर्म के नाम की, जाति के बंटवारे की लड़ाई करते हैं। ये हमारे विचारों की विविधता है। आप हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में रखते हैं। हम आपको गले लगाते हैं। आदरणीय राहुल जी ने मोदी जी को गले लगाया, हम आपको गले लगाएंगे। हमारी लड़ाई आपसे विचारधारा की है और आपकी जो विचारधारा है, आप गोडसे की विचारधारा के व्यक्ति हैं, हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा के व्यक्ति हैं। इतना फर्क है, उसको आप सर फिर आप स्वीकार करिए चैनल पर। फिर आप क्यों गुस्सा, जो मुद्दा है उधर से भटक रहे हैं। आप स्थानीय मुद्दे पे ही बात करें। आप प्यार करिए। हम आपको प्यार की अलग दिखाना चाहते हैं। हम आपके अंदर प्यार भरना चाहते हैं। हम आपके अंदर भाईचारा लेके आना चाहते हैं
और हम संघर्ष करते रहेंगे। 70 साल से हम प्यार भाईचारे गंगा जमुनी तहजीब के लिए लड़ रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, स्थानीय मुद्दे पर ही बात हो, कांग्रेस की विचारधारा है, उस पर हमें आगे बढ़ना। मैं आपसे सहमत नहीं। ठीक है ओमकार जी, कांग्रेस की विचारधारा तो बताइए क्या है? चलो विचारधारा बताइए क्या है? सर, यहाँ विचारधारा के लिए अभी हम नहीं बैठे हैं, विचारधारा की बात कभी फिर हो जाएगी। हम नगर निगम चुनाव को लेकर बैठे हुए हैं, आप लोग मुद्दे को भटका रहे हो। जब भी मैं अगर बात करता हूँ, जब किसानों की बात करता हूँ तो राजनीति करने लगते हैं, जब स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं तो नेशनल बना रहे हैं, कैसे होगा? खाद्य सुरक्षा कानून हम लेके आए। आप दोनों उपलब्धियां गिनाते रहिए, ये सिर्फ उपलब्धि गिनाने से काम नहीं चलेगा। बालमुकुंद शर्मा जी, अगर इतनी आपकी उपलब्धि होती तो आज आप भी सत्ता में होते, अब बाहर नहीं होते। प्लीज सुन लीजिए ओमकार जी, जिस तरह से जुआल साहब ने कहा कि इस चुनाव में, बालमुकुंद शर्मा जी प्लीज, आप देश को बेच रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा जी प्लीज, आप देश को, हमने जिस देश को बनाया आप देश को बेच रहे हैं। वो कभी और बात कर लेंगे, उस पर कभी और बात कर लेंगे। आज हम स्थानीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ओमकार जी, लगातार अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से अभी जुआल साहब ने कहा कि इस पे ज्यादा किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वोटिंग कम हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि जो गांव के लोग होते हैं उनका कारोबार ही शहर में होता है और उनकी रिश्तेदारी भी गांव के लोगों के साथ होती है? अगर किसी रिश्तेदार को कोई दिक्कत होगी तो क्या उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। मैं अपने भाई जवाहर यादव से एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूं, उसके बाद में स्थानीय निकाल के आऊंगा। इन्होंने बोला कि किसान हरियाणा का मुद्दे में नहीं है, अम्बाला में मेरी बात सुन लीजिए, अम्बाला में मुख्यमंत्री जी को 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो काले झंडे दिखाए गए वो बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। क्या वो किसान थे या वो भी उग्रवादी थे? बस एक बात का ये जवाब ले लीजिए, फिर मैं मुद्दे पे। ठीक है, जुआल साहब जवाब दीजिए जो ओमकार साहब ने आपसे सवाल किए हैं। देखिए, पहले तो ओमकार जी, मैं आपके इस शब्द पर कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं कि आप उग्रवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कोई उग्रवादी नहीं है। उग्रवादी अगर कहीं आप कहेंगे तो ये आपकी परिभाषा, हमारी कोई परिभाषा ऐसी नहीं है। किसान के आंदोलन को आगे आकर के आपकी पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं को मैं सड़कों पर देख रहा हूं, वो किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो असली किसान है वो जानता है कि तीनों कृषि कानून किसान के हित में है। अगर आप कृषि कानून पर चर्चा करना चाहते हैं, मैं आपको कृषि कानून पर चर्चा करने को तैयार। आप नहीं देना चाहते जो आप छोड़ दीजिए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। आप कहते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दा मैं बताता हूँ आपको। आपने कंप्यूटरीकृत प्रणाली शुरू करी, तहसील में कंप्यूटर व्यवस्था चालू करी। आपने बोला पूरे हरियाणा की रजिस्ट्री कहीं पे भी किसी भी स्थान पर कराई जा सकती है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। या अम्बाला की रजिस्ट्री अम्बाला में ही नहीं हो रही, पानीपत की रजिस्ट्री पानीपत में ही नहीं हो रही। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है और आप ऑनलाइन प्रक्रिया की बात, अरे बात तो सुनिए लीजिए, आपके क्या कीड़ा, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए पहले मेरी बात। आपके पता नहीं कौन सा कीड़ा बीच में उछल जाता। आपने ये बात पहले भी उत्तर देने दीजिए ना। आप सुन तो लीजिए, आपका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया तो आप तहसील में जाके देखिए, नेटवर्क तो होता नहीं वहाँ पे, वहाँ नेटवर्क की हमेशा समस्या रहती है। आप कभी आम इंसान बन के कमेटी में जाइए, नगर निगम में जाइए, नगर परिषद में जाइए, वहाँ जाके प्रॉपर्टी आईडी सुधारने के लिए एप्लीकेशन दीजिए। आपकी अकल दोबारा दिमाग के अंदर आ जाएगी, खोपड़ी के अंदर आपको पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार है। और आप कभी रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील में जाइए। ठीक है, जुआल साहब जवाब ले लीजिए। झूठ बोलते रहेंगे चलेगा क्या? ठीक है सर, जल्दी से भारत भूषण जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। लगभग 35 विभागों के 35 विभागों की 500 सेवाएं ऐसी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के ऑनलाइन किया। उदाहरण के तौर पे पासपोर्ट बनाने का, पहले आपके इनेलो की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 2-2.5 हजार रुपए लगते थे, रिश्वत देनी होती थी, कमीशन देनी होती थी, पुलिस वाले वेरिफिकेशन के लिए आते थे, 500,000 रुपए वो ले जाते थे। हमारी सरकार ने, फिर आप चुप रहिए, अब आप सुन लीजिए, अब आपके ऊपर उंगली उठ रही है तो आपको परेशानी है। अभी आपने शब्द यूज किया था कि मिर्ची लग रही है, अब आपको लग गई ना मिर्ची। जुआल साहब, आपके समय में कमीशन की कमी है, आप लोग लड़े नहीं। आज भाजपा की सरकार में ऑनलाइन अप्लाई करना होता है पासपोर्ट, 1 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट बन के आता है घर पे। ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई करिए, 1 हफ्ते में ड्राइविंग लाइसेंस बन के घर में आता है। ऑनलाइन रजिस्ट्री का काम किया
ऑनलाइन रजिस्ट्री करने से जो आपके कमीशन एजेंट बैठे थे तहसीलों में कमीशन खाते थे, रिश्वत होती थी, भ्रष्टाचार होता था। आज शालिनी यादव जी एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। जुआल साहब आप दोनों की बातें हमने सुन ली। शालिनी यादव जी, जिस तरह से दावे हो रहे हैं, क्या इतना ही सच्चाई है नगर निगम में? अगर किसी काम के लिए आप चले जाएं तो इतनी आसानी से हो जाती है? देखिए, अगर इतनी आसानी से हो जाते तो आज इस देश का कायाकल्प हो चुका होता। पासपोर्ट सेवाएं जो है, अगर पासपोर्ट अगर आप ऑनलाइन अगर हम बनवा सकते हैं तो वो केंद्र की नीति होती है, उसमें स्थानीय निकाय का कोई रोल नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस स्टेट लेवल पे होते हैं। तो लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब आप मुझे बोलने ले दीजिए, बहुत बोल की कमी है मुझे। जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका स्थानीय निकाय लेवल पे आके चलता है कि एग्जीक्यूशन क्या हो रहे हैं, जो लॉज बनाए जा रहे हैं। और एग्जीक्यूशन के मामले में अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब 30 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 नगर निगमों के लिए आज वोटिंग हो चुकी है और 30 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। जिस तरह से दावे हो रहे हैं, किसके दावे सच होते हैं और किसको जो शहर की जनता है वो शहर की सरकार बनाने का मौका देती है। फिलहाल इस खास